आज की हमारी मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें एक आदमी 15 साल की लड़की को किडनैप कर लेता है। ये मूवी आपके नॉलेज में काफी इजाफा करेगी कि कहीं अगर आप किडनैप हो जाएं तो आप उस सिचुएशन से कैसे बचें। तो ये लड़की इस आदमी से कैसे बचती है और इसे सजा कैसे दिलवाती है, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। Find this son of a bitch. This is a serial killer of little girls. Survive. मूवी स्टार्ट होती है तो हम कारा नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र अभी 15 साल है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये अपने आप को बेड पर बंद पाती है जिससे कि ये लड़की काफी डर जाती है। अब इस लड़की के साथ हुआ क्या था ये बताने के लिए कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर हम कारा और इसकी फ्रेंड जेस को देखते हैं। सुबह उठने के बाद ये दोनों बाहर घूमने की प्लानिंग करती है। दरअसल ये दोनों एक लेक हाउस में जाना चाहती थी। इसके बाद ये अपनी मोम डेवरा को कॉल करती है और कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ लेक उस पर घूमने जाना चाहती हूँ, इसलिए शायद मुझे रात को देर हो सकती है। जिस पर इसकी माँ से कहती है कि रात को मुझे भी कहीं जाना है, इसलिए अगर मैं भी टाइम पर ना पहुँच पाऊँ तो तुम अपने डैड को कॉल कर लेना। इस तरफ जेस ने भी लेक उस पर जाने के लिए अपनी माँ से बात कर ली थी। अब जाने से पहले कारा घर के बाहर पेड़ पौधों को पानी देने लगती है। यहाँ पर ये एक गाड़ी को नोटिस करती है जो कि पिछले कुछ दिनों से इसके घर के चक्कर काट रही थी, लेकिन तभी ये गाड़ी रुक जाती है और इसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है। इस आदमी का नाम रिचर्ड होता है जो कि अपने हाथ में एक कुरियर लेकर आया था। ये कारा से आकर पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं, जिस पर कारा कहती है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है बल्कि ये मेरी फ्रेंड का घर है और मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं रहते, हम दोनों यहाँ पर अकेली रहती हैं। तभी रिचर्ड उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि जरा भी तुमने बोलने और हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये इसे चुपचाप कार के अंदर चलने के लिए कहता है। इसकी कार के अंदर एक बॉक्स होता है और उसी बॉक्स के अंदर ये कारा को डाल देता है। कारा अब काफी डर जाती है। इस बॉक्स के अंदर एक बारकोड का नंबर था। कारा इस नंबर को याद कर लेती है। रिचर्ड अब एक जगह पर आकर गाड़ी को रोक देता है और कुछ सामान लेने के लिए वहां से चला जाता है। कारा अब मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से रिचर्ड उसे शूट कर देता है। लेकिन हमें यह पता चलता है कि कारा सिर्फ भागने के बारे में सोच रही थी, वो भागी नहीं थी। अब इतने में रिचर्ड आ जाता है और कारा के हाथ पैर बांध देता है, साथ ही इसके मुंह को भी बांध देता है ताकि कारा चिल्ला न सके। इधर जेस को भी चिंता होने लगी थी कि आखिर कारा कहाँ चली गई, इसलिए ये कारा की मॉम को कॉल करके पूछती है कि क्या कारा तुम्हारे पास आई है, जिस पर कारा की माँ कहती है कि नहीं, वो मेरे पास नहीं आई, शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई होगी। इसके बाद चिंता करते हुए कावरा की मॉम डेवरा कावरा के बॉयफ्रेंड रियान को कॉल करती है, लेकिन रियान भी कहता है नहीं, कावरा तो मेरे पास नहीं आई है। दूसरी तरफ रिचर्ड भी कारा को एक घर में ले आता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी शोर न करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो कारा के हाथ पैर खोल देता है और उसे एक रूम के अंदर लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे अजीबो गरीब खिलौने थे। रिचर्ड यहाँ पर कारा को एक रूल बताता है, वो कहता है कि तुम हमेशा मुझे डैडी कहना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर भागने की कोशिश की तब भी तुम्हारी जान जाएगी। साथ ही वो कारा की काफी डिटेल ले लेता है, जैसे कि उसकी माँ और उसके डैडी का नाम और उसके फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड सभी के बारे में जानकारी ले लेता है। वो कारा से ये क्वेश्चन भी करता है कि क्या तुम किसी के साथ इंटीमेट हुई हो, जिस पर कारा इनकार कर देती है। ये सुनने के बाद ये आदमी कारा के साथ बहुत ही गलत हरकत करता है, लेकिन कारा ये सब बर्दाश्त करती है और इसके बाद अपने पास पड़ी हुई सब चीजों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। यहाँ पर कारा को एक कंगे में औरत के बाल मिलते हैं, साथ ही ये कुछ दवाइयाँ और इनके नाम भी देख लेती है। अब कारा रिचर्ड के बारे में भी जानकारी लेती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद था, तुम क्या क्या करते थे और तुम्हें अभी क्या क्या चीजें पसंद है। रिचर्ड कहता है कि पहले मैं नेवी में काम किया करता था। कारा रिचर्ड के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी कर लेती है और साथ ही रिचर्ड भी कारा से उल्टे सीधे नशे कराता है। कारा को भी मजबूरी में अपना काम निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है। रिचर्ड कारा को गंदी वाली फिल्में भी दिखाता है और कारा को चुपचाप बैठकर ये सब देखना पड़ रहा था क्योंकि कारा सही मौका आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ कारा की माँ डेवरा काफी परेशान हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, साथ ही वो पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा देती है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अभी तुम्हारी बेटी को सिर्फ 2 से 3 घंटे हुए हैं, शायद वो कहीं खेलने गई होगी, हो सकता है वो शाम को वापस आ जाए। इस तरफ कारा रिचर्ड से कहती है कि जब तक आप खाना खा रहे हैं तब तक मैं आपके घर की सफाई कर दूं, जिस पर रिचर्ड मान जाता है और अब कारा सफाई के बहाने घर की बहुत सारी चीजों को चेक करने लग जाती है। यहाँ पर इसे डॉक्टर्स के नंबर मिलते हैं जिन्हें ये याद कर लेती है, साथ ही कैलेंडर पर लिखी कुछ तारीखों को भी देखती है। इस सब के बाद रिचर्ड फिर से कारा को उस डब्बे के अंदर बंद कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं एक जरूरी फोन करने के लिए जा रहा हूँ और उसके मुंह को बंद कर वहां से चला जाता है। डब्बे के अंदर बंद
बंद होने से कारा का दम घुटने लगता है। तभी रिचर्ड वापस आते हैं और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो। अब वो कारा के मुंह को खोल देता है और कहता है कि चुपचाप यहीं पर लेटी रहना, बिल्कुल भी आवाज न करना। इसलिए कारा उस डिब्बे के अंदर पड़ी रहती है। अब फोन करने के बाद रिचर्ड कारा को एक गोली खिलाता है। कारा को चुप करके ये गोली खानी पड़ती है। अब रात हो जाती है और रिचर्ड कारा को अपने पास सुलाता है, लेकिन वो कारा के हाथ और पैरों को बांध कर सोता है ताकि कारा कहीं भाग न जाए। कारा अब चुप करके सो जाती है और मन ही मन रोती भी है। सुबह जब कारा की आंख खुलती है तो इसे रिचर्ड के खर्राटों की आवाज आती है। ये समझ जाती है कि रिचर्ड अभी गहरी नींद में है, इसलिए वो सही मौका देकर अपने हाथ और पैरों की रस्सी को खोल लेती है। कारा अब बाहर भाग कर आती है तो इसे यहाँ के दो लोकल लोग मिलते हैं। कारा इनसे मदद मांगती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर एक आदमी ने किडनैप कर रखा हुआ था और प्लीज तुम लोग मेरी जान बचा लो। अब ये लोग कारा को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचती हैं। कारा यहाँ आकर एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है और उसे बताती है कि मेरा नाम कारा रॉबिन्सन है। एक आदमी ने मुझे किडनैप किया हुआ था, मैं उससे बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। इस आदमी का नाम रॉयलैंड होता है। ये कारा की बात सुनता है। कारा कहती है कि वो आदमी सोया हुआ था, इसलिए मैं वहां से भाग आई। और अभी रॉयलैंड को भी ये पता चल जाता है कि पास के किसी पुलिस स्टेशन में कारा की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसलिए पुलिस वाले कारा की मॉम डेवरा को कॉल करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। अब कारा भी अपनी मॉम के साथ बात करती है। इस सब के बाद रॉयलैंड कारा से कहता है कि क्या तुम हमें उस लोकेशन पर ले जा सकती हो जहाँ पर उस आदमी ने तुम्हें किडनैप कर रखा हुआ था। कारा काफी देर सोचने के बाद हाँ बोलती है। ये पुलिस वालों को उस बिल्डिंग पर लेकर पहुंच जाती है। इतनी देर में ही बाकी पुलिस वाले भी आकर चेकिंग करना शुरू कर देते हैं और कारा वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलती है। इधर बाकी पुलिस वाले घर की तलाशी ले रहे होते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि रिचर्ड फरार हो चुका था। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उस रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर कारा को किडनैप कर रखा गया था, वहाँ पर इन्हें काफी सारे एक्स टॉयज मिलते हैं। इसीलिए इस आदमी को पकड़ने के लिए हर तरफ पुलिस को लगा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कारा को पुलिस स्टेशन में कुछ क्रिमिनल्स की फोटोज दिखाई जाती हैं। इन पिक्चर्स में रिचर्ड की फोटो भी होती है, तो कारा बता देती है कि इसे इसने किडनैप किया था। साथ ही कारा ने वहाँ पर रहते हुए जो इन्फॉर्मेशन नोटिस की थी वो इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को बता देती है कि रिचर्ड 9 साल नेवी के अंदर रह चुका है, लेकिन बाद में उसने नेवी से रिटायरमेंट ले लिया था। रिचर्ड को पालतू जानवर पालने का भी काफी शौक है। उसके दांतों में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए वो अपने डेंटिस्ट से मिलने भी जाता रहता है। कारा उसके डेंटिस्ट का नाम और उसका नंबर भी बता देती है। कारा साथ में ये भी बताती है कि मैंने उसके घर पर एक औरत के बाल भी देखे थे। दूसरी तरफ पुलिस वाले अभी तक रिचर्ड के घर की तलाशी ले रहे होते हैं। इन्हें यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर उन्हें उसके अंदर रिचर्ड के कपड़े मिलते हैं। साथ ही एक अखबार का कटा हुआ पीस था जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट थी। इससे पुलिस वालों को पता लगता है कि अभी भी कुछ दिन पहले 2 लड़कियां गायब हुई थी, जिसमें एक लड़की 12 साल की जबकि दूसरी 15 साल की थी। शायद उन्हें भी रिचर्ड ने पकड़ा हुआ था और वो इसी तरह छोटी लड़कियों का शिकार करता है। अब पुलिस ने उन बालों को भी चेक कर लिया था कि जो उस कंगे में बाल थे वो रिचर्ड की वाइफ के थे, जो कि अभी डिज्नी वर्ल्ड में रह रही है। यहाँ दूसरी तरफ कारा से मिलने के लिए जेस, रेयान और इसके डैड आती हैं, जो कि कारा को अपने साथ घर ले जाते हैं। लेकिन कारा को फिलहाल के लिए 24 घंटे की पुलिस सिक्योरिटी दे दी गई थी। अब कारा अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे अपने बॉयफ्रेंड रेयान के साथ बाहर घूमना है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं तुम अभी बाहर नहीं जा सकती, ये पुलिस तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ है और अगर तुम कुछ दिन घर के अंदर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अब कुछ देर के बाद कारा की फ्रेंड जेस उससे मिलने के लिए उसके घर आती है, जिस पर कारा उससे कहती है कि अब तुम मुझसे ये पूछोगी कि मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर जेस कहती है कि नहीं मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। लेकिन कारा उससे कहती है कि कोई बात नहीं तुम मुझसे पूछ सकती हो, जिस पर जेस कहती है कि ठीक है बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसीलिए इसके साथ जो हुआ वो इसके बारे में जेस को बताने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस रिचर्ड की वाइफ के पास पहुंच जाती है जिसका नाम एस्लिन है। जैस्लिन पुलिस वालों से कहती है कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। तभी पुलिस स्टेशन में स्टेफनी नाम की एक और औरत आती है। वो कहती है कि मैं रिचर्ड की बहन हूँ और रिचर्ड ने इस तरह के और भी बहुत काम किए हैं और जिस कार से उसने कारा को किडनैप किया था वो मेरी थी, लेकिन उसने कार के नंबर को चेंज कर दिया था और रिचर्ड ने मुझे दोपहर को भी कॉल किया था। इस बात से पुलिस वालों को रिचर्ड की लोकेशन का पता लग जाता है, इसलिए अब पुलिस वाले उस लोकेशन पर जाने की तैयारी करते हैं जहाँ पर रिचर्ड रह रहा था। दूसरी तरफ कारा के पास एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप कर रखा हुआ था उसने पहले भी 3 लड़कियों को मारा है और तुम काफी लकी हो क्योंकि तुम उसके पास से जिंदा बच कर आई हो। ऐसा काम कोई हिम्मत वाली लड़की कर सकती है। सब लोग भले तुम्हें कुछ
कुछ भी माने, लेकिन मैं तो तुम्हें सर्वाइवर ही कहूंगा। अब पुलिस वाले रिचर्ड की बहन स्टेफनी को फिर से कॉल करते हैं। स्टेफनी यहाँ पर कहती है कि मुझे फिर से रिचर्ड का कॉल आया था, आज रात वो मुझसे एक बार में मिलने वाला है, और वो पुलिस वालों को उस बार की लोकेशन बता देती है। यहाँ दूसरी तरफ कारा भी जेस के साथ अपने फ्रेंड रियान का फुटबॉल मैच देखने चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को रिचर्ड की लोकेशन का पता चल चुका था, वो उसे पकड़ने जाते हैं और आखिरकार उन्हें रिचर्ड दिख ही जाता है। रिचर्ड अब उनसे बचने की कोशिश करता है। अब पुलिस वाले उसका पीछे करने लगते हैं, लेकिन एक जगह पर आकर रिचर्ड फंस जाता है। रिचर्ड के हाथ में गन होती है। पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम अपनी गन को नीचे रख दो, लेकिन रिचर्ड अपनी गन को नीचे नहीं रखता और खुद को ही शूट कर लेता है, जिससे कि वो मर जाता है। अब अगली सुबह जब कारा उठती है तो उसकी माँ से बताती है कि उस आदमी ने खुद को मार लिया है जिसने तुम्हें किडनैप किया था, और अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। लेकिन कारा ये बात सुनकर उदास हो जाती है। कारा कहती है कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर उसकी माँ से कहती है कि तुम रियान का मैच देखकर आई थी, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। अब कारा के पास भी पुलिस वाला आता है, वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि हम उस आदमी को सजा नहीं दिलवा पाए, इसलिए मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो टूट गया। ये सुनकर कारा कहती है कि लोग मुझे घूरते रहते हैं, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मुझे इंसाफ मिले। मैं चाहती थी कि वो 100 साल जेल में सड़ते रहे। मैं चाहती थी कि लोगों को मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन ना अब कोई केस बचा है और ना अब कोई ट्रायल चलेगा। पर पुलिस वाला उससे कहता है कि कम से कम रिचर्ड को यह तो पता चल गया था कि उसने तुम्हें किडनैप करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। तुम सच में एक हीरो हो। अब हमें पता चलता है कि बाद में कारा को स्कूल रिसोर्स ऑफिसर बना दिया गया था, जहाँ पर वो छोटे बच्चों के साथ होने वाले गलत कामों का ध्यान रखती थी। आखिर में हम कारा का रियल फोटो भी देखते हैं, जो कि बड़े होकर एक वकील बनी थी। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।